सर लेकिन वही बाप वाली बात है, जिस तरीके से लेजेंड्स रोकड़ी रिबायर नफरी थी, ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस की गई, सब कुछ, लेकिन बयानिया इनका बन नहीं पा रहा है, या क्या वजह है? आए रोज हम देख रहे हैं एक के बाद एक सहाफी ऑफ एयर किया जा रहा है। सहाफ़ियों के बारे में तो आपको बता दूं कि ये जाती उमरा से लिस्ट आती है और जाती उमरा से बताया जाता है कि ये हमारे लोग खिलाफ बातें कर रहे हैं, इनका बंदोबस्त करें। ये लिस्ट आती है रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में जो हमारे अस्करी वजारत इत्तलात और नशरियात हैं वो फिर उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये सारा काम हो रहा है। और उसमें मैं फिर ये कहूँगा कि ये काम आईएसपीआर का नहीं है। आईएसपीआर का काम ये नहीं है कि आप किसी को ऑफ एयर करवाएं और किसी को ऑन एयर करवाएं, किसी की जॉब छीने, किसी का रिस्क छीने और किसी को ज़बरदस्ती नौकरी में रखवाएं। ये काम आईएसपीआर का है नहीं। आईएसपीआर का जो काम है वो है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, और उसमें आज तक हमने पिछले 3 सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीडीआईएसपीआर ने सिक्योरिटी, खालिस सिक्योरिटी के मामले पर की हो, खालिस पाक ईरान बॉर्डर पे की हो, खालिस पाक अफगान बॉर्डर पे की हो, खालिस पाक इंडिया बॉर्डर पे की हो, खालिस सी पैक की तरह जो उनको थ्रेट्स हैं उस पे की हो। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नजर नहीं आती। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इंतशारी टोला, फसादी टोला, शैतानी मीडिया, डिजिटल दहशतगर्दी, पीटीआई, और इस यहाँ से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। और ये बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूँ कि 20 साल 22 साल जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने लड़ी, और पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, तमाम की तमाम सिविल मिलिट्री ने, असातिज़ा ने, हमारी पुलिस ने, हमारी एफसी ने, हमारे रेंजर्स ने, हमारे सहाफ़ियों ने जो जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को ये सबोटाज किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है कि जब आप एक्चुअल काम छोड़ देंगे, इस वक्त हम बैठे हैं, हमारा काम है प्रोग्राम करना, हमारा काम है जर्नलिज्म करना। हम अगर जर्नलिज्म छोड़ के हम किसी और काम पे लग जाएंगे और हमें बंदूक दे के कहा जाएगा कि आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालें, तो हम नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है, और इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। सर हम सहाफियों की बात कर रहे हैं, तो अभी इसकी जद में मजीद सहाफी भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे जनाब। उसमें जियो से हमारे दोस्त हैं, शहजाद इकबाल हैं, उनका नाम है, और हामिद मीर साहब का नाम है। उसके बाद फिर आ जाएं आगे टेलीविज़न चैनल्स के, आप नाम लेते जाएं तो मैं आपको नाम बताता जाऊंगा। हर अखबार से, हर टीवी चैनल से जो भी इस वक्त थोड़ा सा एग्रेसिव है या इम्पार्शल होने की कोशिश करता है और वो काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश करता है और इनसे सवालात पूछता है, वो सब के सब जो हैं वो ऑफ एयर होंगे और उनको ऑफ एयर किया जाएगा। सर क्योंकि हम ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, लेजेंड्स होटल के बाहर जो कुछ हुआ और फिर अंदर जो कुछ हुआ, लॉबी में कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ, एक चिंगारी इसको कह सकते हैं। आप इसको शुरुआत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये कॉन्फ्रेंस रमजान या ईद के बाद कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है? क्या देख रहे हैं आप सवाल से? देखिए, असल मसला ये है कि दूसरी तरफ का स्क्रिप्ट जो है ना वो आउट हो चुका है, और वो स्क्रिप्ट ये है कि मरियम नवाज साहिबा को रीलॉन्च करना है, मरियम साहिबा को वजारत आला से वजारत उज़्मा तक पहुंचाना है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है, और जब आर्मी चीफ खुद बनफ़्से नफीस निकल आए और इस री लॉन्चिंग में, क्योंकि सब्ज इनकलाब का जो इवेंट था वो सब्ज इनकलाब का इवेंट एक, क्योंकि आप देखें कि आर्मी चीफ वजीर आला सिंध के साथ क्यों नहीं नजर आए, उनके साथ क्यों कोई इवेंट नहीं किया, बिलावल भुट्टो के साथ कोई इवेंट क्यों नहीं किया, आसिफा भुट्टो के साथ कोई इवेंट क्यों नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कोई इवेंट क्यों नहीं किया, वजीर आला बुगटी के साथ कोई इवेंट क्यों नहीं किया, और किसी और के साथ ये इवेंट क्यों नहीं किया, अली अमीन गंडापुर के साथ इस तरह का सब्ज इनकलाब का इवेंट क्यों नहीं किया। ये खास तौर पे मरियम साहिबा के साथ ही इवेंट क्यों किया गया? ये सिर्फ इसलिए किया गया कि बताया जाए कि जनाब मेरी चॉइस ये है और मेरा आगे जो पॉलिटिकल गोल जो है वो ये है कि इस खानदान को दोबारा से इंस्टॉल करना है
और इस खानदान के इस चश्मो चराग को मैंने वजारत उज़्मा तक पहुंचाना है। ये एक मैसेज कन्वे किया गया इनसाइड और आउटसाइड तमाम को, क्रॉस द बोर्ड। और फिर उसके बाद हार्स एंड कैटल शो। भाई हार्स एंड कैटल शो भी अगेन वही बात कर रहा हूँ कि सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, वहां पे भी सूबाई हुकूमतें हैं, वहां पे भी सब कुछ हो रहा है। तो ये वहां पे फिर अगेन कहा गया, एक जगह पे यूनिफॉर्म में गए, एक जगह पे सिविल वर्दी में गए, सिविल सूट में गए। तो ये पैगाम होता है, पैगाम कन्वे करना होता है कि जनाब हमारा फर्दर एजेंडा ये। तो जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये सोचती तो है ना कि भाई अगर ये सारा कुछ इसी तरह ही होना है, एक इलेक्शन पहले चोरी कर लिया, अगला इलेक्शन भी इसी तरह करना है, तो फिर हम किस लिए हमने अपनी जिंदगियां इधर खपा दी हैं और सियासी जमातें बना रहे हैं, आइन और कानून को फॉलो कर रहे हैं और ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर इसी तरीके से जुडिशरी पे जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है और गैर आईनी तरमीम के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता तमाम जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं, मजीद जजेस भर्ती किए जा रहे हैं। तो ये इनका प्लान जो लंबा प्रोग्राम इनका है 10 साल 12 साल का, वो नजर आ रहा है। और जब वो नजर आ रहा है तो जाहिर है अपोजिशन जमातें जो हैं, जो जख्म खुर्दा हैं, उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है। और वो इसीलिए सब इकट्ठी हो रही हैं कि जब सर पे पड़ती है तो पहले सिर्फ वो समझते थे कि शायद इमरान खान साहब को माइनस किया जा रहा है, अब सबको माइनस किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी को भी समझ आ जाएगी कि उन्होंने एक ईवान सदर की खातिर कितनी बड़ी अपना नुकसान कर रहे हैं। और वो बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो साहिबा का जो प्लान था, शायद वो भी फिर रीलॉन्चिंग में, जाहिर है फिर अगला कोई आर्मी चीफ उनको मिलेगा तो वो रीलॉन्च करेगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। आपने माइनस की बात की, ऑपरेशन स्विफ्ट की एनिवर्सरी के बाद हमने देखा एनिवर्सरी के ऊपर जो तराना जारी किया गया, अवामी रिस्पॉन्स तो जो था ही, लेकिन तराने के अंदर से इमरान खान को माइनस कर दिया गया। ये वही बात है कि 1992 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का, उसमें माइनस इमरान खान माइनस है, वो बगैर कप्तान के जीता। फिर ये है कि आप तराना लेके आएंगे तो उसमें इमरान खान को माइनस करेंगे, तो यही वो इश्यूज हैं। हालांकि उसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसमें जो स्विफ्ट रिटॉर्ट में जो मेजर रोल है वो हमारी जनरल जुबैर साहब का है। अगर फौज में अगर आप चाहेंगे तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उस वक्त थे जनरल जुबैर, उनका बहुत रोल है। उसके नीचे फिर कुछ जर्नैल थे, उनका है। और उसमें बाजवा साहब बहुत पैसिव थे उस वक्त। और इमरान खान साहब का रोल है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई उनका रोल है, उन्होंने ऑर्डर किया एयरफोर्स को कि हमें इसका जवाब देना है, तो वो फिर जवाब दिया गया। तो ये इस तरह के करने से वो आपने देखा कि इमरान खान साहब को ये माइनस क्या करेंगे। आपने ये देखा कि इन्होंने टारगेट किया तलबा और तालिबात को, यूथ को। कल तक उनको गालियां देते थे, उनको टारगेट किया गया। और पहले मरियम साहबा, फिर DGISPR, फिर आर्मी चीफ खुद गए तालीमी इदारों में, लेकिन उसका नतीजा साहने लम्स पे ख़त्म हुआ। और उसके बाद कल जो प्रोग्राम किया मंसूर अली खान साहब ने, उस पर आप देख लें कि तालिबात क्या कह रही हैं और यूथ हमारी क्या सोच रही है। इनको समझ नहीं आ रही, वाकतन इनके दिमाग जो है वो माउफ हैं और अकल से ये पैदल लोग हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, पाकिस्तान का नौजवान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान के बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं। ये इनके कहने से कभी कोई माइनस नहीं हुआ, नोटिफिकेशन के जरिए कभी कोई लीडर माइनस नहीं होता। वोट बैंक एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स को हमने पढ़ा हुआ है और ये साल हर साल, हजारों साल की तारीख है। ये एक प्रोसेस से बनता है वोट बैंक और उसी प्रोसेस से फिर वोट बैंक वापस जाता है। ना ही नोटिफिकेशन से वोट बैंक बनता है, ना ही नोटिफिकेशन से वोट बैंक खत्म होता है। ये इनको समझ नहीं आ रही। ये समझते हैं कि शायद जैसे हम ऑफ एयर और ऑन एयर करवा देते हैं जर्नलिस्ट को, इसी तरीके से हम ये वोट बैंक भी माइनस हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम ये काम नहीं करने वाले। सर तो वो फिर FC कॉलेज लाहौर के अंदर जो हुआ, तो 60 सफात के इश्तिहारात का क्या बना, वो कहाँ गए?
वो जो इतनी मेहनत की गई थी। 60 सफ़हात के इश्तिहारात का अगर ऑडिट कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इश्तिहारात नहीं होते, इसमें किकबैक्स भी होते हैं। ये 40% तो इसका किकबैक्स लिया जाता है। अगर 1 अरब रुपए के आपने इश्तिहार जारी किए हैं तो उसका 40% तो वापस आ जाता है किकबैक्स की सूरत में, 40 करोड़। तो इसमें दो काम किए जाते हैं। एक, तमाम मीडिया हाउसेस को ब्राइब किया जाता है इस तरह के काम करके, और दूसरा खुद भी उसमें अपना हिस्सा वसूल किया जाता है। इसका हासिल जमा कुछ नहीं होना, क्योंकि दुनिया इस वक्त डिजिटल हो चुकी है और सोशल मीडिया पे जा चुकी है, डिजिटल मीडिया पे जा चुकी है। अब तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी बहुत पीछे चला गया है और उसकी तरफ भी लोग जो है राग़िब नहीं है, उनकी व्यूअरशिप बहुत कम हो चुकी है। तो ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। पिछले जो इनके 5 साल थे, इनके 2013 से 18 तक 40 अरब रुपए का इश्तिहार इन्होंने दिया था, 40 बिलियन रुपीस का। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि तकरीबन 8 अरब रुपए सालाना का ये इश्तिहार दिया था इन्होंने मीडिया हाउसेस को अपने हक में करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। 18 का जो रिजल्ट आया वो हमारे सामने है। और उसके बाद फिर अब भी ये जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, और फिर 24 में फिर इनकी केयर टेकर सेटअप आया, जब केयर टेकर कह रहा हूं, इम्पोर्टेड सरकार आई, उसमें भी इन्होंने मीडिया को बहुत ब्राइब किया था, बहुत ज्यादा किया था। कैंपेन चली थी, लेकिन 2024 का इलेक्शन देख लें क्या रिजल्ट आया है। तो आइंदा भी रिजल्ट तब्दील नहीं होना, ये बात लिख के रख लें कि जो मर्जी कर लें, वोट बैंक तब्दील नहीं होने वाला, वोट बैंक मजीद बढ़ेगा अपोजिशन का। सर, मुनीर फारूक साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं, कह रहे हैं जी 2027 तक ना कौमी हुकूमत, ना इलेक्शन, ना इमरान खान की रिहाई। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसलिए सही कह रहे हैं कि उनको जो बताया जा रहा है वो वही बयान कर रहे हैं, और 2027 इसलिए बयान कर रहे हैं कि 2027 तक जनरल आसिम मुनीर साहब है, और उनकी जो एक्सटेंशन पीरियड्स मिला के तो वो 2027 तक पूरा होगा। और इसलिए वो कहते हैं कि जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं, मुनीर फारूक साहब की बात की अगर हम तशरीह करें तो वो मिर्ज़ा गालिब के शेरों की आप भी तशरीह करती होती थी, मैं भी, जब हम देते हैं इम्तिहान तो उसमें उनके गुफ्तगू की तशरीह करें, अनफोल्ड करें, तो वो सिंपल यही कह रहे हैं कि जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं उस वक्त तक ना कोई इलेक्शन होगा, ना ही कोई जमहूरियत होगी, ना ही कोई शहरी आज़ादियाँ होंगी, ना ही इंसानी हकूक होंगे, ना ही सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी, ना ही आज़ाद मीडिया होगा, ना ही आज़ाद अदलिया होगा। ये तो मैं कहता हूं कि वो एक चार्जशीट पेश कर रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, बबांगे दोहल, कि जनाब ये है मेरे पास चिट पर्ची है और ये मेरे पास खबर है कि 2027 तक कुछ नहीं होना, आप जो मर्जी करते रहें। वो दरअसल ये बात कर रहे हैं क्योंकि 2027 में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत पूरी होनी है 5 साल। सही। सर, आगे अगर बढ़े, अगला जो सवाल है, ये जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस है, इसमें आपको क्या लगता है, ये जो कोई टारगेट इनको दिया जाएगा? पहले भी मेरा सवाल था, इस पर कोई जवाब दें कि क्या लगता है आपको, ईद के बाद इसमें कोई हम क्लियर सिचुएशन देखेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं ख़ास तौर पे रावलपिंडी से, तो उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ रही हैं। और मुझे तो इस बात का अंदाज़ा है, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ को भी अंदाज़ा है। अब ये असल में मैं आपको बताऊं कि ये सारी इवेंट जो हुआ है, इमरान खान साहब पहले अकेले थे, अब आ गए हैं बाकी भी इनके साथ, बाकी सियासी जमातें भी आ गई हैं, और ये तासुर भी अब ख़त्म हो गया है कि जनाब इमरान खान सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। और ये जो इनका बयानिया था कि किसी एक जमात का ये नहीं है कि वो कोई एक जमात पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके, अब वो सारी की सारी जमातें दूसरी साइड पे आ गई हैं, और ये अपोजिशन इत्तेहाद एक बन गया है। उसमें बलूचिस्तान की जमातें भी आ गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी आ गई हैं, सिंध की भी आ गई हैं, और पंजाब से भी आ गए हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो उनकी जमात है। इस तरीके से एक तरफ तो ये एक्टिविटी हो रही है, और जाहिर है इसको रोकने का मकसद भी ये था कि ये मोमेंटम ना बनने पाए, लेकिन वो हुआ। इसका प्लस
ईद के बाद फिर ये वकला भी इकट्ठे होंगे, जब वकला को भी पता है कि आने वाले दिनों में ये क्या करना चाहते हैं मजीद, क्योंकि मुनीब फारूक साहब की गुफ्तगू सुन लें, वो एक मैसेज है। फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू, वो एक मैसेज है, रावलपिंडी से आता है, और उस मैसेज को जब सारे सुनते हैं तो उसके बाद फिर वो अपना एक काउंटर, अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। तो इसका यकीनन फायदा होगा, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि फायदा ना हो, फायदा तो होगा। ये जैसे ARD और MRD 2 मूवमेंट चली थी बहाली जमहूरियत के लिए, तो इस वक्त भी पाकिस्तान में ये बहाली जमहूरियत और बहाली आइन की ये तहरीकें आहिस्ता आहिस्ता ये हो रही हैं, मोमेंटम बनता जा रहा है। और इसमें मीडिया भी शामिल होगा, अगला जो थर्ड एलिमेंट होगा, इसमें वकला होंगे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उसमें मीडिया भी, हम सब शामिल होंगे, क्योंकि मीडिया को भी अभी मजीद इन्होंने रगड़ा लगाना है। कुछ को आपने देखा है कि कुछ दोस्तों को ऑफेयर कर दिया गया है और कुछ को मजीद इन्होंने ऑफेयर करना है, और वो सिर्फ इसलिए करना है कि हमारा जो बयानिया है वो ना बनने पाए और वही बयानिया चले जो हम कहेंगे। सर, डेमोक्रेसी इंडेक्स ने पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम से भी बुरा भला कह दिया है और 6 दर्जे डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक तनज़्ज़ुली भी हुई है और आमिराना हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया है। तो फिर हमारे अभी जो फिलहाल मौजूदा निजाम चल रहा है, कौन जिम्मेदार है इस सब का? किसको क्रेडिट जाता है इसका? इसका क्रेडिट जाता है जी, 2 हैं, एक करने वाले और एक उनके अलाकार जो बने हुए हैं, एक फैसिलिटेटर हैं और एक जो फील्ड में मौजूद हैं, इन दोनों को जाता है। और अगर क्रिकेट टीम जो है वो हारती है तो उसमें प्लेयर्स भी शामिल, उनकी भी नाकामी शामिल होती है, और फिर उसके बाद पीछे चले जाएं सेलेक्टर्स की भी और चेयरमैन की भी और पूरे का पूरा सेटअप। तो इस सारे सेटअप को चला कौन रहा है? ये सारे सेटअप को चला रहे हैं जनाब जनरल साहब, और जनरल साहब बबांगे दोहल चला रहे हैं, और ये वजीर आजम खुद कहते हैं। कल मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये कह दिया है कि ये जो इवेंट हुआ है अपोजिशन जमातों वाला, इसको हमने नहीं रुकवाया। ये हाँ ठीक है ना, उन्होंने ओपनली कह दिया, उन्होंने कह दिया ये हमारा काम नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट का काम है, ना फेडरल कैबिनेट का काम है। और ये उन्होंने कहा कि हो सकता है ये वजारत दाखिला भी इसमें शामिल ना हो, बल्कि ये उन्होंने ही करवाया है, ये सारा कुछ काम वही कर रहे हैं। तो नून लीग तो साथ साथ अपने आप को खुद ही बता रही है, खुद ही चार्जशीट कर रही है उनको। और जब आप सब लोग ये कर रहे हैं, अंदर से ही आवाजें आ रही हैं, और उधर से पीपल्स पार्टी भी जो इन हाउस जो होता है, इन कैमरा इनकी मीटिंग्स होती हैं डिप्लोमेट्स के साथ, उनको भी यही बताते हैं। नून लीग भी डिप्लोमेट्स को यही बता रही है कि भाई हम तो बेबस हैं, असल काम तो वही है। तो जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अर्दली हैं, तो फिर उनको मसला बनता है। तो इसलिए ये सारे का सारा मलबा अल्टीमेटली हमारे जनरल साहब पे गिरना है, और वही इस सिस्टम के रूहे रवां हैं, वही इस सिस्टम को चला रहे हैं। जब क्योंकि अब तो कोई ढकी छुपी तो बात रह नहीं गई, उन्होंने खुद ही अपने आप को ओपन कर दिया है। जब उन्होंने ओपन कर दिया है तो फिर भुगतेंगे वो।